औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और तमाम मुसलमान स्टूडेंट्स को सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस वक्त लेक्चर ये जो 12 नंबर का लेक्चर है, 12वीं किस्त है, जो ये थोड़ी लेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना टाइम ही नहीं मिला, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। 2 बेटियों की एंगेजमेंट की है और रमज़ान मुबारक का जो महीना आया है तो उसके लिए कुछ तैयारियाँ वगैरह, वो बस वक्त इधर ही गुजर गया। तो आपका इंतज़ार करने का शुक्रिया। तो आज मैं ना जो लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 12, इसमें मेरा प्रोग्राम बना है कि हमने जो पढ़ा है ना, कम से कम उनके आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ थोड़े थोड़े ना प्रैक्टिकल किए जाए, ताकि हमें ये पता चल सके या मेरे स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, उनकी क्या ज़िंदगी में ज़रूरियात हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारी ज़रूरियात होंगी, लेकिन चूँकि कैलकुलेशन के अमल को समझने के लिए, फार्मूले के अमल को समझने के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मिसालें साथ साथ हों तो फ़ायदा हो जाता है। तो आज मैं एक सवाल लेके आया हूँ, उस सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे उस इल्म की रोशनी में जो हमने पढ़ा है। आज उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आज जो मेरा सवाल है वो ये है कि मेरे पास ना एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, फर्ज कर लें मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ है कॉपर का, ठीक है जी। वो छोटा सा एक टुकड़ा है, बेशक्ल बेतरतीब है, तो खालिस कॉपर है, एक टुकड़ा है। मैं उसकी वायर बनाना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी वायर बने और उसका एक मखसूस डायामीटर मैं रखना चाहता हूँ कि इतनी मोटी वायर हो। मगर मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरी उससे जो तार है वो कितनी लंबी बनेगी मेरे मखसूस डायामीटर पर, और उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। ये आज का सवाल है। तो सबसे पहले जो मेरे पास कॉपर पड़ा हुआ है, मैंने उसका वज़न किया है, उसकी कमियत को मालूम किया है। वज़न ही कहना पड़ेगा क्योंकि आम माजरत के साथ जो चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वज़न की इकाई जो होती है वह न्यूटन होती है, वज़न एक फोर्स होता है। असूली तौर पे हमें तो कहना चाहिए कि हमारे पास कॉपर की मिकदार पड़ी हुई है, या कॉपर की इतनी कमियत है हमारे पास। लेकिन चूंकि हम आम हालात में उसको वज़न ही बोलते हैं, वेट ही बोल रहे हैं सारे लोग कि इसका कितना वज़न होगा, तो हम भी उसे वज़न ही लिखेंगे ताकि समझ लग जाए। मेरे इस मसला जो है ना, इस मसले को मैंने पहले डेंसिटी वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है। आप उस मसले को वहां जाके समझ लें कि वज़न क्या होता है और कमियत क्या होती है। तो बहरहाल हम कमियत को वज़न ही कहेंगे क्योंकि सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया का मुराद कम से कम हमारे मुल्क तो कह रहे हैं। तो मेरे पास कॉपर की एक मिकदार पड़ी हुई है, तो उसका वज़न जो है, मेरे पास कॉपर का वज़न, जो मेरे पास वज़न कॉपर पड़ा हुआ है, उसका वज़न जो है वो मेरे पास है जी 3 किलो 450 ग्राम। या आप इसे कह सकते हैं, जब मैंने इशारिया डाल दिया तो इसका मतलब ये किलोग्राम है, तो हम इसको कह सकते हैं के जी, किलोग्राम। ठीक हो गया। 3.450 किलोग्राम वजन का मेरे पास कॉपर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब मैं उसकी एक वायर बनाना चाहता हूं। तो वायर जो है ना, उसकी मैं मोटाई जो है, वायर की मोटाई, जो उसका डायामीटर होता है वायर का, तो वो मैं वायर की मोटाई जो है वो रखना चाहता हूं। वायर की मोटाई, या जिसे हम कहते हैं वायर का डायामीटर। वायर का डायामीटर ये होता है कि अगर गोल वायर हो, जैसे जैसे भी आमतौर पे वायर्स गोल होती हैं, और जब वायर की बात हो तो गोल ही लिखा जाएगा। चपटी वायर भी आती है, लेकिन आम हालात में वायर गोल होता है। तो गोल जो होता है, इसका सामने वाला सिरा जो होता है, इस ये जो समझ लें कि इसका जो साइज होता है ना, ये यहां से लग के तो यहां तक, जब ये हम इसको पैमाइश करते हैं तो जितना भी इसका साइज निकले उसको हम कहते हैं वायर का डायामीटर। ठीक है। डायामीटर को अमूमी तौर पे वर्नियर कैलिपर से
या माइक्रोमीटर वगैरह से पैमाइश किया जाता है, या गेज वगैरह से पैमाइश किया जाता है। गेज में एक जरी बनी होती है, उस जरी में तार को फंसाया जाता है, जो तार बराबर साइज की हो उसको उसका वो SWG नंबर होता है। ये गेज जो होती है ये मुख्तलिफ किस्म की आती हैं। इसमें SWG होता है, AWG होता है, और उसके अलावा वो क्या है, एक और भी आता है, BWG भी आता है। तो ऐसे ये मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ इलाकों के ये निजी यूनिट होते हैं, तो ये चलते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान वगैरह में ज़्यादातर जो शीट वगैरह और वायर वगैरह को मैच करने के लिए इस्तेमाल होती है वो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। बरतानवी निज़ाम है ये। तो स्टैंडर्ड वायर गेज के मुताबिक भी हम कह सकते हैं वो उसका रिजल्ट आमतौर पे 1000 में होता है, इंचज में होता है, जो कि स्टैंडर्ड निज़ाम है। लेकिन आजकल ऐसी गेज मिल रही हैं जिनकी कैलकुलेशन करके उन्होंने ऊपर मिलीमीटर का भी साइज लिखा होता है। तो हम चूंकि मीटर्स में ही तमाम काम करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोशिश करें कि जितनी भी आप कैलकुलेशन किया करें या जिस चीज़ों को पैमाइश किया करें या जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहें वो जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसके मुताबिक पढ़ा करें, ताकि वो आपके काम आएगा। जो निजी यूनिट होते हैं ये बाज़ औक़ात तंग करते हैं, इनका इतना काम नहीं होता, तो जब बुक्स में बंदा पढ़ने लगता है तो निजी यूनिट वहाँ नहीं मिलते तो बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो पहले ही बंदा उन यूनिट्स के साथ काम करना शुरू कर दे जो दुनिया में चल रहे हैं। तो होता यह है कि अगर कोई निजी यूनिट वगैरह भी आपने कभी कन्वर्ट करना हो तो ऐसे यूनिट्स कन्वर्टर एप्लीकेशन मोबाइल पे मिल जाती हैं। इंटरनेट पे आम किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड होते हैं। आप कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब वायर का डायामीटर जो है, वायर की मोटाई जो है, वो मेरा प्रोग्राम है रखने के 1 मिलीमीटर की वायर, 1 mm, ठीक है जी, 1 मिलीमीटर मोटी वायर मैं बनाना चाहता हूं। कितनी कापर से? उसका वजन क्या है? 3 किलो 450 ग्राम। अब मैं मालूम करना चाहता हूं कि मैं ये जो तार बनेगी उस तार की लंबाई कितनी होगी। मैं मालूम करना चाहता हूं मेरी वायर की लंबाई, वायर की लंबाई, वायर की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी। ठीक हो गया। एक चीज मैं ये मालूम करना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि जो मेरी वायर बनेगी उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी आएगी। वायर की रेजिस्टेंस या वायर की मुज़ाहमत, उर्दू में कहेंगे तो वायर की मुज़ाहमत, ये दो चीज़ें मालूम करना चाहता हूं। और दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मेरे पास पड़ी हुई है कापर का वज़न, और ये मैंने तय किया है कि 1 मिलीमीटर डायामीटर की मैंने वायर बनानी है। ये दो चीज़ें मालूम करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुझे ये दो चीज़ों से, इन दो चीज़ों को मालूम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको काफ़ी कुलियात बताए हैं जो आप पिछले लेक्चर में आप सुन सकते हैं। तफसील से आपके सामने आएंगे, आपको समझ भी लगेगी कि वो कौन कौन सा कुलिया, कौन कौन सा जो यूनिट है वो कहाँ कहाँ हमने अप्लाई करना है। तो आप जरा गौर करें कि इसको निकालने के लिए वायर की लंबाई को, सबसे पहले मैं वायर की लंबाई को मालूम करूंगा, उसके बाद मैं वायर की रेजिस्टेंस को मालूम करूंगा। तो वायर की लंबाई मालूम करने के लिए सबसे पहले मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे ये पता चले कि इतने केजी का जो कापर होता है उसका हुजम कितना होगा। सबसे पहले मुझे उसका हुजम मालूम करना पड़ेगा। जब हुजम मालूम हो जाएगा तो फिर हुजम को मैं दबाऊंगा। फर्ज करें उसको मैं किसी चीज से, किसी समझ लें कि किसी मशीन से या कैसे भी उसको खींच के तो बारीक करूंगा, गोल करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस हुजम के मुताबिक उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर मुझे हुजम का पता चल गया तो लंबाई निकालना मेरे लिए आसान होगा, और अगर लंबाई का पता चल गया तो मेरे लिए रेजिस्टेंस निकालनी आसान होगी। मैंने आपको ये थोड़ा सा अब इसको अलहदा कर लेते हैं, ताकि इस जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने आपको बताया था, इसलिए कि आप पुराने लेक्चर जो है उनको अगर आपने गौर से सुना होगा या उनमें से आपने अगर कुछ छोटे छोटे जो हिंट्स हैं वो निकाल के अपनी नोटबुक में लिखे होंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ, ये सर जी ने यूनिट बताया था, अब इसकी अप्लाई करने का वक्त आ गया है।
तो कॉपर का वजन जो है मैंने आपको बताया था डेंसिटी के लेक्चर में कि डेंसिटी जो होती है वो किसी मेटल की डेंसिटी क्या होती है कि हम उस जो होता है ना मेटल उसका एक मखसूस जो होता है वजन ही कहेंगे, बार बार कह रहा हूं, कमियत होती है जितना भी मेटल होगा तो उसका जितना हुजम होता है, हुजम उस चीज को कहते हैं जो इस कायनात में जो जितनी चीज जितनी जगह घेरती है वो उस चीज का हुजम होता है। मतलब इस मार्कर ने इस पूरे माहौल में, इस पूरे समझ ले के सिस्टम में अब इतनी जगह घेरी हुई है तो इसका मतलब है ये इस मार्कर का हुजम है। ठीक है जी। तो इसका वजन जो होगा वो तो मतलब कि जिसको हम वजन कहते हैं आम हालात में, इसकी कमियत जो होगी वो होगी ये जो मतलब इसके मिकदार कितनी है मादे की। ठीक है। तो ये मिकदार इतनी है जो नजर आ रही है, इसको इसका यूनिट केजी है तो हम मिकदार को किलोग्राम में लिखेंगे और हुजम को हम होता है हुजम मालूम करने के लिए किसी भी चीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ लें कि चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आता है एक तरफ का फ्लैट एरिया। ठीक है। एक्स ज़रब वाई। ठीक है। तो उसके साथ अगर हम लंबाई को ज़रब दे दें तो फिर हम कह देंगे कि ये इसका हुजम है। मतलब कि उसकी समझ ले कि तीनों तरफ से तीन डिमेंशन, दुनिया की कोई भी चीज़ जो होती है वो थ्री डिमेंशन में उसका वजूद होता है, तो तीनों डिमेंशनों को आपस में अगर ज़रब कर लेंगे तो उस चीज़ का मुकम्मल वॉल्यूम निकल आएगा, उसका हुजम निकल आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये जो अब डेंसिटी वाले चार्ट में आते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का एक मैंने कुलिया लिखवाया था कि मास बटा वॉल्यूम, ठीक है जी, इक्वल टू आता है पी। पी क्या होती है? पी आपको पता था कि पी एक निशान है। ये इंग्लिश वाला पी नहीं है जो अंग्रेजी जुबान वाला पी होता है, ये वो वाला पी नहीं है। ये कोई पुरानी यूरोपियन जुबान है, उसको जिंदा रखने के लिए उन्होंने उनके अल्फाबेटिकल जो थे, उनके जो हरूफ थे, उनको समझने के मुख्तलिफ चीज़ों के निशान के लिए सिंबल के तौर पर रख लिया है। ठीक है। तो इसका उस जुबान में नाम था रहो, RHO। तो उसको हम उर्दू में रो भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो पी का मतलब रो होता है। तो ये कितने रो, और ये एक निशान है। इस निशान, ये किस चीज का निशान है? रो का निशान दो जगहों पे इस्तेमाल होता है। किसी चीज की रेजिस्टिविटी या जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं उसको लिखने के लिए भी पी लिखा जाता है, और किसी चीज की जो होती है डेंसिटी उसको भी लिखने के लिए रो ही लिखा जाता है, निशान पी ही लिखा जाता है। इसको हम अपनी जुबान में लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा, इसी कुलिये का दूसरा मतलब ये होगा कि मास मैटर मादा बटा वॉल्यूम। ठीक है जी। जवाब आ जाएगा इसका क्या? डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी। ठीक है। तीसरे लफ्जों में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम बटा हुजम बराबर डेंसिटी। ठीक हो गया। ये एक सादा सा कुलिया है। इस कुलिये को सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया था, अब इस कुलिये के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। तो याद रखें कि मास जो होता है वो उसको बटा कर दें, मास को अगर तकसीम कर दें वॉल्यूम पे तो जवाब निकल आता है डेंसिटी। ठीक है। तो अब अगर ये तीन चीजें हैं हमारे पास, तो ये जो कुलिया लिखा होता है, हर एक कुलिया जो ऐसा है जिसको आपस में ज़रब या तकसीम करके बनाया जाता है, तो उसके तीन कुलिये बेसिक बनते हैं। मतलब फर्ज करें इसका उल्ट कुलिया हम निकालेंगे तो इसका दूसरा कुलिया निकलेगा मास बटा पी। अब पी को हमने नीचे रख लिया है, मतलब कि इसकी जो डेंसिटी है उसको नीचे रख लिया है, तो इक्वल क्या आ जाएगा? अगर ये दो रकमें हमारे पास मौजूद होंगी, मास का हमें पता होगा इतने किलोग्राम है और डेंसिटी का पता होगा इतनी डेंसिटी है, तो वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है। हुजम मालूम हो जाएगा। अगर अगर हमें इसकी डेंसिटी का मालूम करना है तो हम मास बटा वॉल्यूम कर देंगे। अगर हमने वॉल्यूम का मालूम करना है तो मास बटा डेंसिटी कर देंगे, तो जवाब वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन अगर हम इसको वॉल्यूम को ज़रब कर देंगे पी के साथ, ठीक है जी, रो के साथ ज़रब कर देंगे, डेंसिटी के साथ ज़रब कर देंगे, तो जवाब निकल आएगा इसका मास या किलोग्राम।
ये एक ही कुलिया आपने जहन में बिठाना होता है। जरब वाला कुलिया अमूमी तौर पे जहन में बिठाना पड़ता है या इसको लिखना पड़ता है। तो ये दोनों कुलिये जो होते हैं ये इस कुलिये के दोनों उल्ट होते हैं कि आप जवाब जो होता है उसको ऊपर रख के नीचे जिस जो भी रकम लिखेंगे तो दूसरी रकम जो उसका जवाब निकल आएगा। ठीक है जी, मतलब मास बटा आप पी करेंगे, एम बटा पी करेंगे तो वी निकल आएगा, एम बटा वी करेंगे तो पी निकल आएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहां इस कुलिये के मुताबिक हमें किस चीज की जरूरत है, हमने हमारे पास कॉपर का वजन मौजूद है, ये वजन हमारे पास मौजूद है, तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है, ये हमारी चीज मालूम करने वाली है वॉल्यूम। ठीक है जी, हमने वॉल्यूम अभी निकालेंगे तो पता चलेगा कि वायर की लंबाई कितनी है। तो हमें किस चीज की और किस चीज की जरूरत है, पी की। पी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पी डेंसिटी होती है, किसी भी जो होता है ना मटेरियल उसकी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी मालूम करने के लिए हम आसानी से डेंसिटी किसी चीज की मालूम कर सकते हैं, लेकिन जब भी डेंसिटी मालूम करनी होगी हमें कोई एक चीज इनमें से स्टैंडर्ड रखनी पड़ेगी। ठीक है, या हमें मास स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा या हमें वॉल्यूम स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम हम मास को स्टैंडर्ड कर लें तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो फिर हम 10 किलोग्राम मुख्तलिफ किस्म के तो हर एक चीज का वॉल्यूम मुख्तलिफ निकलेगा। ठीक है, 10 किलोग्राम जो लोहा होगा वो थोड़ा उसका वॉल्यूम थोड़ा होगा, जो सोना होगा उसका वॉल्यूम और थोड़ा होगा, जो पीतल सिल्वर होगा या एल्युमिनियम होगा उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। जितनी जितनी कोई चीज हल्की होती है उतना उसका वॉल्यूम बड़ा होता जाता है, जितनी जितनी कोई चीज वजनी होती है उतना उतना उसका वॉल्यूम छोटा होता जाता है। तो हम किसी चीज को हल्की या वजनी इसी लिहाज से कहते हैं कि हुजम के लिहाज से वो कितनी वजनी है। ठीक है, उसका कद काट कितना है और उसका वजन कितना है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका वजन जो होता है ना वो थोड़ा होता है मगर उनका कद काट बड़ा हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम अगर ये 100 ग्राम एल्युमिनियम लेंगे तो उसको वो ज्यादा उसकी जो हुजम होगा ना वो ज्यादा बड़ा बनेगा, लेकिन उसकी निस्बत अगर आप लोहे को ले लेंगे या उसकी निस्बत कॉपर को ले लेंगे तो उसका हुजम छोटा हो जाएगा। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उन्होंने मास को स्टैंडर्ड नहीं किया, उन्होंने वॉल्यूम को स्टैंडर्ड ये जो होता है वॉल्यूम इसको स्टैंडर्ड कर दिया है कि एक मखसूस साइज ले लें। ठीक है जी, उस साइज का जो भी वजन आए उसके वजन को उसके साइज पे तकसीम कर दें, उसके वजन को उसके साइज के ऊपर तकसीम कर दें, उसके हुजम के ऊपर तकसीम कर दें, तो जो जवाब निकलेगा उस यूनिट का कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया, उस यूनिट के लिए मखसूस कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, ऐसी डेंसिटी जो उस यूनिट के उस मेटल के लिए उस मटेरियल के लिए मखसूस कर दी गई। तो मटेरियल बदलते रहते हैं, वॉल्यूम एक जैसा रहता है। वॉल्यूम किस चीज का उन्होंने कौन सा कांस्टेंट बनाया है, उन्होंने कहा कि 1 मीटर का मुकाब आप ले लें, मतलब 1 मीटर उसका क्रॉस सेक्शनल जो है एरिया जो है वो 1 मीटर चौड़ा हो। मतलब फर्ज कर लें ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास चौरस, ये 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, 1 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये क्या निकल आया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैंने आपको बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल के उसको लंबाई के साथ जरब दे दें तीसरी डिमेंशन के साथ। ये फर्ज कर ले हमारे पास x है, तो ये फर्ज कर ले हमारे पास y है, तो y को x के साथ जरब करेंगे तो 2 डिमेंशन आ जाएंगी। तीसरी डिमेंशन को हम z बोलते हैं। तो z क्या होती है, इसका दूसरा ये वाला डिमेंशन जो है ये वाला। ठीक हो गया, अब जरा गौर करें, ये वाला डिमेंशन जब हम लेंगे इसका, ठीक है, तो ये वाला डिमेंशन अब आप गौर करें कि ये पीछे की तरफ भी चला गया। अब इसका जितना ये हुजम घेर रहा है, जितनी जगह घेर रहा है वो मुकम्मल हो गई है। तो इसकी इस डिमेंशन को हम कहेंगे, ये भी 1 मीटर की है और इसको हम कहेंगे जेड डिमेंशन। ठीक है जी, एक्स वाई और जेड तीनों डिमेंशन को आपस में जरब दे दी जाए तो किसी भी चीज का मुकाब निकल आता है। अगर एक जैसे हों तो मुकाब, अगर वो मुख्तलिफ हों तो उसका मुकाब ही कहते हैं, हुजम कहते हैं मजमूई तौर पे। ठीक है, तो 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर चौड़ाई, मतलब 1 मीटर ऊंचाई जरब 1 मीटर चौड़ाई जरब 1 मीटर गहराई। ठीक हो गया जी, ये तीनों को जरब देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 की पावर 3। ठीक है जी, 1 मकाब मीटर
एक मुकाब लुड्डो का एक दाना समझ लें, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ही लंबा। ठीक है जी। ये तीनों एक जैसी डिमेंशन 1 1 मीटर की होंगी। तो उस जो वो जो हुजम है उसका वजन कर लेंगे कितना है। तो जितना उसका वजन आएगा, जितनी मादे की मिकदार होगी, उस मिकदार को मालूम करके तो मिकदार को वॉल्यूम पे तकसीम कर देंगे तो जवाब आ जाएगा डेंसिटी। ठीक है जी। तो इसकी डेंसिटी जो होती है, ये जो वो इंटरनेशनल यूनिट्स होता है उसको कहते हैं हम, डेंसिटी का जो यूनिट आमतौर पे लिखा जाता है वो होता है केजी पर एम बटा वी। ठीक है जी, मतलब केजी पर वॉल्यूम। तो इसकी जो डेंसिटी है वो मैं पहले लिख दूं, आपको एक चार्ट आसानी से मिल जाएगा। आप इंटरनेट से किसी भी, कई कंपनियां वहां चार्ट बना के बैठी हुई हैं, तो आप कोशिश करें कि ये जो विकीपीडिया वगैरह है या ऐसी कोई जो जर्नल किस्म की वेब्स हैं जिन पे अक्सर काम हो रहा है, ज्यादा काम होता है, उनकी वेब या जो मशहूर मरूफ किसी इंजीनियरिंग की वेब है, वहां से आप आसानी से चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिर्फ इतना लिखना है, मेटल डेंसिटी चार्ट। ठीक है जी। तो एक चार्ट आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसका क्या है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। ठीक है जी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी यूनिट्स आते हैं जो लोकल किस्म के यूनिट होते हैं, मतलब 1 इंच का टुकड़ा लेके उसका वजन मालूम कर लिया। ठीक है जी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाता है, ग्राम पर इंच क्यूब भी आ जाता है। ग्राम के अलावा दूसरी इकाई, किलोग्राम के अलावा दूसरी इकाई पाउंड्स होती हैं, जिसको एलबी एसबी किया जाता है, तो वो एलबी भी आ जाता है, एलबी बटा मतलब के सेंटीमीटर स्क्वायर या कोई भी ऐसी। लेकिन इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है मीटर, 1 मीटर क्यूब। तो इसका जो डेंसिटी है वो चार्ट में आपको मैं लिख देता हूं। हमें जरूरत अब पड़ गई है, हमारे पास पी नहीं था तो हमें पी की जरूरत पड़ गई है, तो पी हमें इंटरनेट से मिल जाएगा। वहां पूरा एक चार्ट मिल जाएगा मुख्तलिफ मेटल्स का, जो होता है डेंसिटी, वो हमें लिखी लिखाई मिल जाएगी। तो वहां से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने डाउनलोड करके देखा, एक कंपनी थी उसका मैंने चार्ट डाउनलोड किया, तो वहां मुझे पता चला कि पी की मिकदार जो है ना, कॉपर की जो डेंसिटी है, तो यहां मैं लिखूंगा इंटरनेट से जो मैंने मालूम किया, कॉपर की डेंसिटी। कॉपर की डेंसिटी कितनी है जी? कॉपर की डेंसिटी है जी 8960, 9960 किलोग्राम पर मीटर क्यूबक। ठीक है जी। कि 1 मीटर क्यूबक में इसका वजन कितना होता है? 9960 किलोग्राम इसका वजन होता है। कॉपर की ये डेंसिटी है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी। अब हमें ये मिल गया है यूनिट, तो हम क्या करेंगे, इसकी हुजम मालूम करने के लिए, अपने कॉपर का हुजम मालूम करने के लिए हम कह देंगे किलोग्राम मास का वजन बटा डेंसिटी करेंगे, तो हमें इसका वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। कॉपर का वॉल्यूम, अब हम कॉपर का वॉल्यूम मालूम करने लगे हैं। तो कॉपर का वॉल्यूम लिख करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कुलिया हमने लिखा था वो क्या लिखा था जी, कि हम कहेंगे मास या केजी बटा क्या, पी रो। ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो अब हमने इस कुलिये को अप्लाई करना है, तो यहां हम कुलिये को अप्लाई करते हैं। हमारे पास मास कितना है, 3.450 किलोग्राम। ठीक है जी। केजी हमने ऊपर लिखा था, कॉपर का जो हमारा यूनिट है ये भी केजी है। ठीक है जी। तो हमें केजी हमने लिख लिया, केजी बटा डेंसिटी। ठीक है जी, 9960। अब हम इसका जवाब मालूम करेंगे, तो हमें इसका जवाब निकलता है जी 0, पहले मैं 0 डाल लूं क्योंकि लफ्ज छोटा नजर आते हैं, 0.000, 3 सिफर, इसके आगे 3 8
और इसके आगे 50। जरा बारीकी से मैं इसलिए कर रहा हूं कि पूरे की पूरी जो ये जो होता है ना रकबा निकल रहा है, तो इस रकबे को जरा जितना भी निकले कैलकुलेटर पे उतना ही लिख लें, 3-4 लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है। ये जितना बारीकी से निकलेगा उतना ही आपकी वायर की दुरुस्त जो है ना वो लंबाई मालूम होगी। 50, इसके आगे 44, इसके आगे 64, इसके आगे 28। ये क्या निकला है हमारे पास? मीटर की पावर 3, ये क्यूबिक मीटर निकला है हमारे पास। ये है हमारे पास जवाब किस चीज का? कॉपर का वॉल्यूम। हमारे पास अब हमें वॉल्यूम मालूम हो गया, हमारे कॉपर का वॉल्यूम इतना है कि हम कह सकते हैं हमारे कॉपर का वॉल्यूम, जो ये जो रकम लिखी हुई है, हम कह सकते हैं कि इतने मीटर मकाब हमारे कॉपर का वॉल्यूम है, वो हमने मालूम कर लिया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है कि जी वायर की लंबाई, हमने वायर की लंबाई को मालूम करना है। तो लंबाई मालूम करने के लिए हमारे पास एक कुलिया आता है। जब हमें हमारे पास वायर की मोटाई जो है वो 1 मिलीमीटर उसका डायमीटर है, तो वायर की लंबाई मालूम करने के लिए चूंकि हुजम हमारे पास है, तो एक सादा सा कुलिया है जो मैंने आपको पहले शायद लिखवाया था, अगर नहीं लिखवाया तो आज लिख लें, कि वो जो होता है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी चीज का एरिया, ठीक है जी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है लेंथ के साथ, तो जवाब निकल आता है जी उसका वॉल्यूम। ठीक है, एरिया और लेंथ, मतलब एरिया जो होता है वो आपको मैंने बताया है, एरिया किस चीज को कहते हैं कि किसी चीज का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई को एरिया कहते हैं। तो एरिया को लेंथ के साथ अगर ज़रब दे दें तो वॉल्यूम निकल आता है। मजमूई वॉल्यूम हमने मालूम कर लिया है। तो इस कुलिये का उल्ट हम ये कर सकते हैं पहले तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अगर दो चीजें मालूम हों तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम मौजूद हो तो हम इस जवाब को ज़रब चुके इनको किया है, तो इस जवाब को हम वॉल्यूम ऊपर रख के नीचे हम अगर एरिया कर देंगे तो जवाब आ जाएगा लेंथ, और अगर हम वॉल्यूम को ऊपर रख के नीचे लेंथ कर देंगे तो जवाब आ जाएगा एरिया। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है, हमने वायर की लंबाई मालूम करनी है, लेंथ को मालूम करना है, एल को मालूम करना है। तो हमारे पास वॉल्यूम भी मौजूद है जो हमने निकाल लिया है, और एरिया, एरिया भी हमने निकालना है क्योंकि हमारे पास वायर की मोटाई है, हमारे पास डायामीटर है, एरिया नहीं है। तो पहले हम एरिया को मालूम करते हैं, उसके बाद ये वाला कुलिया जो है एल वी बटा ए इक्वल टू एल, जो कुलिया है कि वॉल्यूम बटा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उसका जवाब निकल आएगा लेंथ। ठीक है जी। तो ये कुलिया हम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एरिया की जरूरत है। हम सबसे पहले इसका एरिया मालूम करते हैं। तो एरिया मालूम करने के लिए अगर चौरस चीज हो तो आपको पता है कि लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब दे दी जाती है। फर्ज करें ये अगर इसका एरिया, ये चौरस चीज है, इसका एरिया मालूम करना है, सॉरी फिर मैंने सिगरेट पकड़ ली है, चलो कोई बात नहीं। तो इसका एरिया मालूम करना है तो इसको लंबाई को चौड़ाई के साथ हम ज़रब कर देते हैं। ठीक हो गया, तो इसका एरिया निकल आता है। तो गोल चीज जो होती है उसको एरिया निकालने के लिए उसका जो डायामीटर होता है, मतलब फर्ज करें ये गोल चीज है, इसका ये जो डायामीटर है, ठीक है जी, इसको डायामीटर कहते हैं क्योंकि ये इस तरफ से भी उतना ही होता है, इस तरफ से भी उतना ही होता है, गोल जो होता है, तो इसको डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर जो है उसको डायामीटर के साथ ज़रब दे दें। डायामीटर को अगर डायामीटर के साथ ज़रब दे दें, जैसे लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब देते हैं, तो क्या होता है कि ये डायामीटर फर्ज करें ये है, फर्ज करें ये गोल गोल वायर है मेरे पास ऐसे, तो इसको अगर मैं डायामीटर को, ये इसका डायामीटर है मेरे पास, तो अगर मैं इस डायामीटर को, ये डायामीटर है ना, ठीक है जी, तो इस डायामीटर को अगर मैं डायामीटर के साथ, इस डायामीटर के साथ, इस तरफ से भी इतना ही आएगा डायामीटर, ठीक है जी, तो इस डायामीटर को अगर मैं डायामीटर के साथ ज़रब कर दूं तो जवाब क्या निकलेगा, इसका रकबा निकल आएगा, लेकिन इसमें ये कोने भी शामिल हो जाएंगे, ये चौरस चीज का रकबा निकल आएगा। ठीक है, तो इसको कोने को खाली करने के लिए हमारे पास कुलिया होता है, हमने इसको ज़रब करना होता है पाई आर बटा 4 से। ठीक है जी, सॉरी, पाई आर बटा 4 से हमने ज़रब करना होता है। तो पाई आर बटा 4 को, ये जो भी D2 है, डी को डी से ज़रब दे दे, तो जो जवाब आता है उसको पाई आर बटा 4 से ज़रब कर दे, तो गोल तार का रकबा निकल आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल आता है। मतलब इसका कुलिया हम अगर मालूम करना चाहेंगे अभी, तो क्या कुलिया लिखेंगे हम इसका, वायर का क्रॉस सेक्शनल
एरिया, या हम इसे एरिया भी सिर्फ लिख सकते हैं। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मालूम करना है। तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुलिया कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही डी मतलब डायामीटर, डायामीटर 2, डायामीटर को डायामीटर से जरब कर लें तो इसके साथ जरब लगाएंगे हम क्या, पाई आर, ठीक है जी। तो बटा क्या कर देंगे, 4। तो जवाब क्या निकल आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया गोल तार का रकबा मालूम करने के लिए। तो हमारे पास डायामीटर कितना है, 1 मिलीमीटर। तो हमने चूंकि मीटर्स में लिखना है, सारे काम मीटर्स में कर रहे हैं तो मीटर में ही निकला है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मीटर में ही मालूम करना है। मीटर में मालूम करेंगे तो हमें ये भी मीटर में रकम आई है तो मीटर में मालूम करेंगे तो फिर जो होता है ना हमारे पास वो लंबाई जो होती है वो दुरुस्त निकल मीटर में ही निकलेगी, जवाब भी मीटर में ही निकलेगा। तो अभी हमारे पास ये 1 मिलीमीटर है तो हम इसको मीटर में लिखेंगे। 1 मिलीमीटर को मीटर में लिखने के लिए 0.001 ये है जी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर डायामीटर जरब डायामीटर 0.001, ठीक है जी। डायामीटर जरब डायामीटर, जरब क्या कर दिया हमने, पाई आर बटा क्या कर दिया, 4, ठीक है जी। तो ये निकल आया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि पाई आर, ये डायामीटर D2 तो हम कर लेते हैं कुलिये के मुताबिक। ये तो D2, तो D2 ऊपर हम लिख सकते हैं कुतर जरबे कुतर, इसको कुतर भी कहते हैं। जो डायामीटर होता है इसको उर्दू में कुतर बोलते हैं, ठीक है जी। तो कुतर जरबे कुतर जरब पाई आर बटा 4। तो पाई आर बटा 4 क्या होता है, आप किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से पाई आर बटा 4 मालूम कर सकते हैं। ये आमतौर पर होता है 0.78 53 98 वगैरह, इसके आगे और भी रकम होती है लेकिन आमतौर पे हम इसको 0.78 ही बोलते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया था कि जेहन में रखने वाली रकम है। ये पाई आर बटा 4 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो ये दुरुस्त वैल्यू जो होता है वो काफी लंबी होती है लेकिन मोटा मोटा हिसाब करने के लिए पॉइंट से आगे 4 फिगर्स लिए जाते हैं, उससे आगे फिगर्स को छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या निकलेगा, 0.78 53 98। थोड़ा ज्यादा बारीकी से करना होगा तो ये 6 रकम आप याद कर लें, 0.78 53 98। मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.001 जरब 0.001 जरब 0.78 53 98, ठीक हो गया। तो इक्वल जवाब आ जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारे पास इसका एरिया निकलता है, हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया निकलता है जी 0.000000006 लगते हैं उसके आगे 78 53 98, ठीक है जी। ये हमारे पास निकल आता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी। तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मालूम कर लिया, तो वॉल्यूम भी मालूम हो गया और एरिया भी मालूम हो गया। और तीसरी चीज आपको बताई थी कि ए वॉल्यूम होता क्या है कि एरिया जरब लंबाई, ठीक है जी, वो आपको मैंने अभी बताया है। तो उसी कुलिये के लिहाज से अब हमने इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो कुलिया हमारे पास क्या होगा, वायर की लिहाजा वायर की लंबाई, वायर की लंबाई कितनी निकलेगी, उस कुलिया के तहत कौन सा कुलिया था हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया था कि डायामीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया जरब लंबाई कर दें तो जवाब क्या आता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया कर दें तो जवाब आ जाएगा लंबाई। तो वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है जी। ये जो एरिया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मालूम किया है, वायर बटा एरिया, जवाब क्या आ जाएगा, लेंथ लंबाई, ठीक है जी। वायर की लंबाई मालूम करने के लिए हम ये वाला कुलिया इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, हमारे पास वॉल्यूम है 0.1 2 3 38 50 44 64 28 बटा एरिया हमारे पास कितना निकला है, 1 2 3 4 5 6 0.6 और उसके आगे 78 53 98, ठीक है जी। हमने क्या किया, वॉल्यूम बटा एरिया कर दिया तो हमारे पास वायर की लंबाई निकल आई। वायर की लंबाई कितनी निकली हमारे पास, 490.2541 मीटर, 490.2541 मीटर। वायर की लंबाई 490
मीटर। ठीक है जी, ये हमारा एक जवाब निकल आया। ठीक है, इसके बाद हमने वायर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसके मुताबिक चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कॉपर का जो 1 मीटर का हम काम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो 1 मीटर पे ही काम करता है। तो जैसे 1 मीटर कॉपर के क्यूब का वजन जो है वो 9960 किलोग्राम है, वैसे ही 1 मीटर क्यूब का जो कॉपर है उसके बिल रुख, सामने वाले रुखों की जो मुजाहमत होगी वो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये दोनों लफ्ज इंग्लिश के एक ही चीज के नाम हैं। और उसके बाद जो होता है जिसको हम कहते हैं मुजाहमत मखसूसा या मुजाहमत नुई, ये उर्दू के लफ्ज हैं, ये भी इसी चीज के ही नाम हैं। ठीक है, तो हमने रेजिस्टिविटी, ज्यादातर इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी, उसका भी चार्ट आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आप रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल का चार्ट डाउनलोड कर लेंगे तो वहां आपको इंटरनेशनल यूनिट जो है वो होता है मीटर ओहम। ओहम मीटर में आपको वो निकल आएगा कि 1 मीटर, ओहम मीटर का मतलब एम का खाली मतलब उसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती कि पावर 3 वो क्यूबक है, वो नहीं लिखा होता, लेकिन उसका मानी यही होता है कि ये इसका वजन कितना है, वजन सॉरी कह रहे हैं, इसकी जो साइज है वो कितना है कि इसका क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर एरिया है और उस लंबाई 1 मीटर ही है। 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लंबाई, वो क्यूब 1 मीटर तीनों डिमेंशनों से 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो वो जो आप मालूम करेंगे कॉपर की रेजिस्टिविटी, है जी 1.68 ज़रब 10 की पावर -8। ठीक है जी, ये नैनो ओहम में बनती है, सॉरी मतलब कि नैनो ओहम में तकरीबन बनती है, माइक्रो से ज्यादा ओहम कम होते हैं। अगर 0.6 हो, यहाँ -6 हो तो माइक्रो ओहम में होगी, 8 है तो नैनो ओहम में जाके बनती है। तो ये बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, बहुत थोड़ी। नैनो ओहम का मतलब है काफी सिफर। उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो इसका मतलब ये है 1.68 बटा, इसके नीचे बटा लग जाएगा तो 10 की पावर 8 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो जो जवाब निकलेगा वो इसकी रेजिस्टिविटी होगी। ये होती है ओहम मीटर में, इसका निशान होता है ओहम डॉट मीटर एट 20 सेंटीग्रेड। ये 20 सेंटीग्रेड पे इंटरनेशनल यूनिट ने मुतारफ करवाए हुए हैं कि हर एक धात, मुख्तलिफ धातों की आपको रेजिस्टिविटी चार्ट में मिल जाएगी। कॉपर की, सोने की, चांदी की, एल्युमिनियम की, ये जो होते हैं जिसको हम कहते हैं पीतल, या जिसको मतलब कि आम पंजाबी में पीतल कहते हैं, वैसे उसको ब्रास कहते हैं इंग्लिश में, उसकी ये मुख्तलिफ आपको धातों की ना, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स की, मुख्तलिफ मेटल्स या मुख्तलिफ मुरक्कबात की आपको ये रेजिस्टिविटी चार्ट भी मिल जाएगा। और इसमें जितनी तब्दीली होती है टेम्परेचर के लिहाज से, वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी साथ लिखा हुआ होता है। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बगैर मैं कह रहा हूं ये 20 सेंटीग्रेड पर इसकी इतनी रेजिस्टेंस होती है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब हमने इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो रेजिस्टिविटी मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको कुलिया बताया था मैंने कि इसका भी जवाब जो होता है वो ओहम मीटर में लिखा जाता है, लेकिन कहने के लिए जैसे इसका जवाब केजी मीटर 3 में आता है, वैसे इसका जवाब ओहम मीटर होता है। लेकिन इन दोनों के लिए निशानी एक ही है। वो कौन सी निशानी है? पी मतलब रो। दोनों को रो के निशान से जाना जाता है। ठीक है जी, इसके लिए भी एल लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है, इसके लिए भी पी लिखा जा सकता है। दोनों के लिए जो सिंबल्स हैं वो पी ही हैं। ठीक है, इसलिए जब हम कॉपर की रेजिस्टिविटी लिखेंगे तो लिखा जाएगा 1.68 ज़रब 10 की ताकत नफी 8 ओहम मीटर एट 20 सेंटीग्रेड। और इसका जो जवाब में एल भी लिखा, साथ एल का निशान भी डाल सकते हैं आप। तो इसका मैंने आपको कुलिया बताया था कि अगर हमारे पास P, इसकी रेजिस्टिविटी हमें मालूम हो, रेजिस्टिविटी को हम अगर लंबाई के साथ ज़रब दे दें और इसके नीचे हम जो आपकी जो भी वायर है, जो भी चीज उसका जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो लगा दे, तो इसका जवाब निकल आता है रेजिस्टेंस में। ये वाला कुलिया।
तो ये कुलिये जो होते हैं ना, ये मैंने आपको लिखाया भी था कुलिया, अगर नहीं लिखवाया तो फिर लिख लें, या शायद इससे उल्टा कुलिया लिखवाया हो। मैंने आपको पहले बताया कि कुलिये के उल्ट भी निकल सकते हैं, जैसे कि P ज़रब L बटा A मुसावी R आ जाता है, वैसे ही हम ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P ज़रब L बटा R मुसावर आ जाएगा, मुसावी आ जाएगा एक। वैसे ही हम कह सकते हैं A ज़रब R तो इक्वल क्या आ जाएगा, P L। ठीक है जी, मतलब कि PL का मजमूआ। तो PL जो भी जवाब आता है हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो भी जवाब आ जाए, ये जो जवाब बटा P कर देंगे तो जवाब आ जाएगा L। तो अगर हम इस जवाब को यहां लिख के बटा L कर देंगे तो जवाब आ जाएगा P। मतलब कोई भी चीज हम इनमें आपस में चीजों को मालूम कर सकते हैं कुलिये को उल्ट करके। ठीक है, तो अभी हमें जरूरत है इस कुलिये की, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को मालूम करना है। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें ये वाले कुलिये की जरूरत है। ये कुलिया कौन सा है, P ज़रब L बटा A। ठीक है जी, तो P ज़रब L, अब हमने वायर की रेजिस्टेंस मालूम करनी है। वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, P ज़रब L बटा A बराबर रेजिस्टेंस। तो P हमारे पास कितनी है जी, 1.68। ठीक है जी, इस वक्त P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रेजिस्टिविटी ज़रब लेंथ बटा मीटर। ये रेजिस्टिविटी भी मीटर में है, लेंथ भी मीटर में देनी है, एरिया भी मीटर में देना है। ये मैंने एरिया मीटर में निकाला है। ठीक है जी, क्योंकि मैंने यहां सारे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो ये आपको सब चीजें मीटर में देनी है, इसलिए कि आपके पास जो यूनिट्स हैं वो मीटर में है। तो अब हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.68। 1.68 बटा, अब बटा लगा लिया, तो बटा क्या मैंने कहा था कि 10 की ताकत 8, जो नफी भी खत्म, जो बटा लग गया तो नफी खत्म हो गई, ये बटे का मतलब नफी लग गई, निचले उससे तकसीम हो जाएगा। तो 10 की ताकत 8, 10 की ताकत 8 का मतलब होता है 1 लगा के आगे 8 सिफर, 3 3 6 7 और 8, मतलब कि 10 को 8 बार लिख के उनको आपस में ज़रब दे लें तो जो जवाब आए तो वो यही जवाब आएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद हमने ये रेजिस्टिविटी लिख ली, इसके बाद हमने इसकी लेंथ लिखनी है, ज़रब लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे पास, वायर की लंबाई कितनी है, 490.2541 मीटर। ठीक है जी, वायर की लंबाई लिख ली, रेजिस्टिविटी लिख ली, और इसके बाद इसका एरिया, इसके बटे के नीचे हमने लिखना है एरिया। ठीक है जी, तो एरिया हमारे पास कितना आया है जी, एरिया हमारे पास आया है इशारिया 1 2 3 4 5 6 0 78 53 98, ये हमारे पास था एरिया। तो अब हमारे क्या निकल आएगा, वायर की रेजिस्टेंस। तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 10.4867 ओहम। ये हमारे पास जवाब आ गया जी। हमने इस वायर की रेजिस्टेंस भी मालूम कर ली, 10.4867 ओहम। ये हमने दोनों जवाब मालूम कर लिए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही, ये बिल्कुल हाल सादा सा समझ लें, ये बिल्कुल सादा सा सवाल था। ये बड़े बड़े पेचीदा सवाल होते हैं, मैं पेचीदा सवाल इसलिए नहीं कर सकता ज्यादा। जब मैं लेक्चर पढ़ाया करता था ना, स्टूडेंट सामने बैठे हुआ करते थे, ये कुछ 5 6 7 8 10 साल पुरानी बात है, तो एक एक सवाल पे ना 3 घंटे गुजर जाया करते थे समझाते हुए। तो अभी मैं थोड़ी स्पीड से भी समझाता हूं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आज का लेक्चर वैसे ही लंबा हो जाना है, मुझे पता है, ये कम से कम 45 मिनट का लेक्चर तो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने ये समझा, हमने कुलिये को अप्लाई किया, 2 3 4 कुलियों को अप्लाई किया, तो हमें पता चला कि ये कुलिये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए नहीं है, ये दूसरे लोगों के लिए भी यही है। मतलब जो मेटल्स का काम करते हैं, जो लोग ढलाई का काम करते हैं, जो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ डाल रहे हैं, इसकी डेंसिटी इतनी है, तो फौरी तौर पे वो चार्ट से मालूम करके तो एक लम्हे में वजन निकाल सकते हैं उसका कि ये इतना वजन आएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा अभी और थोड़ा सा। आप एक दोस्त ने कहा था कि सर जी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा ये मैं कंपोनेंट्स ही पढ़ा रहा हूँ, ये मैं रेजिस्टेंस को पढ़ा रहा हूं। आपको रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, मैंने आपको पहले बताया 50% सर्किट्स में 50% रेजिस्टेंस
बल्कि 50 से ऊपर निकल जाते हैं। जो टोटल कंपोनेंट्स बनते हैं ना किसी सर्किट के, उनमें रेजिस्टेंस की तादाद सबसे ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस जो है ना, इसको बहुत 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 बारीकी से समझना है। ये ऐसा पुर्जा है जिसको जैसे मर्जी घुमा फिरा के इधर से इधर से घुमा घुमा के इस रेजिस्टेंस को पढ़ना है। जब आप रेजिस्टेंस पे काबू आपको अबूर हो जाएगा अल्लाह के फजल से, फिर आप सर्किट्स में इतनी जल्दी मार नहीं खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।